हेलो क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है। और हिस्ट्री में, इतिहास में जो पहला चैप्टर है वो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो आज हम एक तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जो चीज पढ़ेंगे कि क्रांति कहाँ हुई, क्यों हुई, क्या इसके कारण थे। तो अभी एक पोर्शन पूरा नहीं हो पाएगा, तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, फिर प्रॉपर्ली इसको देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए फ्रांस कहाँ पर है। बहुत से बच्चों को ज्ञान नहीं होगा। फ्रांस जो है वो यूरोप का एक देश है और यहाँ पे राजवंश, राजाओं का शासन। ठीक है। कई देशों में है राजाओं का शासन, यहाँ भी। पर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की जनता ने राजा के खिलाफ क्रांति कर दी। ठीक है। अब ये जो क्रांति हुई थी बच्चों, इसका समय है 1789। 1789 याद करने के पर्पज से आपको ध्यान रहेगा। और ये जो है 1789 से 1799 तक ये जो है क्रांति चली थी। और आपने एक नाम सुना होगा शासक का, नेपोलियन। इस नेपोलियन ने इस क्रांति को बाद में आगे बढ़ाया। ठीक है। गणतंत्र की स्थापना की, स्वेच्छाचारी जो शासन था उसकी समाप्ति की, और फिर यहाँ पे नेपोलियन का जो है राज्य सत्ता स्थापित हुई। इस क्रांति का बच्चों असर ये हुआ कि दुनिया में और जो देश जहाँ पे राजशाही थी, राजाओं का शासन था, उन्होंने भी इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। सभी देशों में जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था थी, ठीक है, वो इस व्यवस्था से जो है हटना चाहते थे। देश में गणतंत्र लाना चाहते थे, राजशाही की समाप्ति करना चाहते थे, स्वतंत्रता की ललक थी इनमें कि हमको स्वतंत्रता मिल जाए। तो एक तरह से ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये एक मील का पत्थर जिसको कहते हैं ना, जो एक आधार जिससे अन्य देशों के लोगों को भी अपनी सरकारों को बदलने का एक रास्ता जो है वो नजर आया। तो फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, मतलब इस क्रांति से विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है। और राजशाही जो निरंकुशता है, जहां जहां राजशाही में निरंकुशता थी, उसकी समाप्ति के लिए जो है लोगों को एक रास्ता मिल गया। तो आपको ये पता होना चाहिए निरंकुशता क्या होती है। निरंकुशता मतलब ऐसी होती है कि बच्चे जहाँ पे निरंकुश शासन होता है, वहां पर जो प्रधान होता है देश का, राजा, वही सर्वे सर्वा होता है। मतलब सारी शक्तियां उसके पास होती है, एकाधिकार होता है, वो स्वेच्छाचारी होता है, हमारे मनमर्जी का शासन होता है। वो जो चाहे वो नियम कानून लगा देता है, जनता को मानने पड़ते हैं, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है। उनके जो है कानून उनके लिए होते ही नहीं, उनका शोषण होता है, उनका दमन होता है, दमन नीति अपनाई जाती है। ठीक है। कोई अधिकार ही नहीं होते। तो ऐसे में फिर क्या होती है, जनता जो है वो काफी शोषण का शिकार हो जाती है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे फिर जनता जब अत्याचारों से बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई, तो उसने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, क्रांति का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या और क्या कारण था इसमें कि जिससे अन्य देशों को अपने देश में भी आंदोलन करने की प्रेरणा मिली, कि ये जो निरंकुश राजतंत्र था, इसमें ये जो वहां का शासन था, राजत्व सिद्धांत जो है, देवी सिद्धांत, मतलब राजा ही सब कुछ। राजा कहता था मैं ही राज्य हूँ, मतलब राजा ने जो कह दिया वो ईश्वर ने कह दिया। उसकी आज्ञा का जो है कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, सबको उसकी आज्ञा माननी होगी। राजा के पास असीमित अधिकार है, जो चाहे वो कानून लगा सकता है। स्वेच्छाचारी शासन मतलब अपनी इच्छा से जो किसी प्रकार के जो है कानून ला सकता है अपने जनता के ऊपर। अब ये जो फ्रांस है, यहाँ पर जो इनका राजा था, तो वहां पे जैसे बन कहते हैं ना, एक बार एक वंशवाद वाली स्थिति हो जाती है। तो लुई नामक जो राजा था, 14वें नंबर का 14वां शासक, उसने अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद में जो लुई 15वां 16वां आया, वो इतने अच्छे शासक सिद्ध नहीं हुए। वो काफी, हम कह सकते हैं, विलासी, अयोग्य, अक्षम, जिन्होंने अपने राजपाट को ढंग से नहीं संभाल पाए। ठीक है। और इसमें भी जो लुई 16वां था, वो तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट कहते, और
बहुत ही ज्यादा अयोग्य, अक्षम था। और जो 15वें नंबर का राजा था लुई, उसने ऑस्ट्रिया में जो वहाँ की स्थितियां थी उत्तराधिकार को लेकर के, ठीक है, या वहाँ पे जो युद्ध हो रहे थे उसको लेकर के उसने जो अपना वहाँ पे रोल निभाया, भूमिका निभाई, उससे क्या है कि बहुत ज्यादा देश का पैसा इसका जो था वो वहाँ पर खर्च हो गया, खजाना खाली हो गया। तो इसके बाद जब जो राजा आया लुई 16, तो उसको एक तरह से राज को सारा खाली सा ही मिला, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि इसके काल में इसने जनता पे जो अनाप शनाप कर थोप दिए। और इसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी, मतलब और जो राजा के पास जो होता है, राजशाही में जो पैसा होता है, धन संपत्ति होती है, उसका इन्होंने बहुत ज्यादा विलासतापूर्वक जो जीवन जीते हैं, फिजूल खर्ची करना, ठीक है, वो करना इन्होंने शुरू रखा। और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था, जनता के मांगों से कोई लेना देना नहीं, जनता की मुसीबत जो जनता झेल रही है, ठीक है, जो समस्याएं जनता के साथ हैं, उससे उनको कोई सरोकार नहीं था। जनता आंदोलन कर रही थी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई थी, वहां पे अपने यहाँ जैसे रोटी खाते हैं वहां पे ब्रेड नुमा जो पाव आती है वो खाते हैं, उसके दाम इतने बढ़ गए थे, कीमतें इतनी हाई हो गई थी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी, तो जनता जो है रोटी की मांग कर रही थी, रोटी चाहिए, वहां ऐसी स्थितियां हो गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां मतलब राजा रानी को जनता से कोई लेना देना ही नहीं था। रानी का ये कहना था कि रोटी नहीं तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते, मतलब इस तरह से जो है ना बयान करना, बयान देना, जिससे मतलब पता चलता है कि किस तरह से अयोग्यता का जो है वहां पर शासन कर रहे थे। तो जनता क्या हो गई, इनके खिलाफ विद्रोह इसने जनता ने कर दिया। तो 1774 में जब यहाँ पे बुर्बो वंश का राजा था, बुर्बो राजवंश है, उसका लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा, तो उसको जो वहां पे स्थितियां मिली, एक तो राजकोष खाली था, ठीक है, जो अभी आपने बताया कि ये 16वें नंबर का था, 15वें नंबर के राजा ने जो फिजूल खर्ची की और जो नाप चनाप कहीं युद्ध में खर्च कर दिया, तो इसको राजकोष खाली मिला। फिर ये आया, ये भी बहुत फिजूल खर्ची करता था, इसकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है, उसने भी बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की, उनको केवल अपने से लेना देना था। कर्ज का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको कम करने के लिए जनता के ऊपर बहुत सारे कर इन्होंने लाद दिए, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर तक भी इन्होंने इस पे लगा दिया। कीमतें बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी, जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी, कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, वित्तीय संसाधनों में कमी आ रही थी, ठीक है। तो युद्ध के कारण, कई युद्धों में शामिल होने के कारण जो है पैसा जो है सारा खत्म हो रहा था, ऐसी स्थितियां यहाँ पर आ रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहां पर लोगों ने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। वहां पे जनता को अधिकार ही नहीं थे। आज अपन अगर बात करते हैं कि लोकतंत्र में हमको कौन कौन से अधिकार मिले, तो हम कहेंगे हमको अभिव्यक्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, कहीं भी हमको कोई भी संपत्ति खरीदने का अधिकार है, हम कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, कोई भी सभा संगठन कर सकते हैं, सांस्कृतिक अधिकार है, हमको धार्मिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बहुत सारे अधिकार। ये कोई भी अधिकार वहां की जनता को नहीं थे। अब यहाँ की अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ का समाज किस रूप में था, ऐसी क्या परिस्थितियां थी वहां के समाज की, तो यहाँ के समाज बच्चे 3 हिस्सों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 स्टेट्स कहलाते हैं वहां पर, स्टेट्स। तो प्रथम में तो पादरी वर्ग जो उनके चर्च के जो लोग होते हैं, ठीक है, दूसरे में अमीर वर्ग जो होता है, कुलीन वर्ग, और तीसरा जो वर्ग था उसमें सामान्य जो होते हैं ना, मध्यम वर्गीय, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, वकील हैं, ठीक है, किसान हैं, मजदूर हैं, नौकर हैं, ये लोग इसमें थे, और इनसे ही कर वसूला जाता था। ये पहले दूसरे जो नंबर के थे इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। और यहाँ के 90% जनता जो थी वो किसान, पर किसान है इसका मतलब नहीं कि उनकी जमीन भी उनकी है, वो किसी और की जमीन पर जो है वो खेती कर रहे हैं, ठीक है, जमीन के मालिक नहीं है, वो किसान थे पर जमीन के मालिक नहीं है। और इनको जो कर देने पड़ते थे इसमें चर्च को भी कर देना पड़ता, मतलब सरकार तो कर ले ही रही है, इसके अलावा चर्च को भी कर देना पड़ रहा है। चर्च मतलब वहां का ईश्वरीय रूप, चर्च ने जो कह दिया वो मानना ही पड़ेगा।
किसानों सामंतवादी व्यवस्था थी, मतलब यहाँ के जो नौकरशाह थे वो सामंतवादी थे, ठीक है। इनके खिलाफ ये वंशवाद में थे, मतलब जो नौकरियों में थे लोग राजा के, वहां पर इनको किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, मतलब बिना प्रशिक्षण के ही नौकरियां पा लेते थे। तो इस तरह की जो यहाँ पर व्यवस्था थी, सामंतवादी क्या करते थे, किसानों से भी कर वसूली किया करते थे, और इनको विशेषाधिकार मिले हुए थे। कुलीन वर्ग को कर में इनको छूट थी, इनको कर नहीं देना पड़ता था। कर किसको देना पड़ता था, तीसरी कैटेगरी के जो लोग थे उनको कर देना पड़ता था। तो ऐसे में कारण क्या बने, एक तो निरंकुश शासन हो गया, ठीक है, शोषण हो गया। फिर इस समय जो शिक्षित वर्ग था, एक वर्ग आ रहा था, वो दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित था। दार्शनिकों के विचारों ने जनता के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला। मध्यम वर्ग जो था शिक्षित भी था, धीरे धीरे वो धनी वर्ग भी हो रहा था, तो उसका असर भी हो रहा था। वो अपने लिए समानता और आजादी की मांग कर रहे थे। तो दार्शनिकों में लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, इनके विचार जो थे जनता के ऊपर असर कर रहे थे। अब यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए थे, इसमें नाम है टाइड। टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, कि जो किसान खेती कर रहे हैं, कृषि उपज कर रहे हैं, उसमें उनको उपज का कुछ 10वां हिस्सा देना पड़ता था। टाइल, टाइल नाम का एक था कर, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देना पड़ता था राज्यों को। और लुई जो 16वां था, ये करों में वृद्धि जो है वो किए जा रहा था। ऐसी वहां परिस्थितियां बन रही थी, परिस्थितियां जिसने किसको जन्म दिया, आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। फिर एक कारण और भी आता है इसमें कि यहाँ के राजा ने एक बैठक बुलाई, और बैठक में उसने डिसीजन लिया कि भाई जो ये सभाएं जो इनमें से एक वोट जाएगा इनका। तो ये जो तीसरा स्टेट था, उसने कहा नहीं, एक वोट नहीं, हर व्यक्ति का एक वोट जाएगा, किंतु राजा ने इसको मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और ऐसे में फिर क्या हुआ कि सम्राट ने सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में आने का जो है भेजने का निश्चय किया, पर जनता ने जो है वहाँ के सम्राट का जो महल था उस पर कब्जा कर लिया, और किस तरह से लुई 16वें को वहां से हटाया गया। तो ये एक छोटा सा मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से राजशाही की निरंकुशता के कारण वहाँ की जनता ने क्रांति की। उस क्रांति ने पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाया, और विश्व के अन्य देश में भी जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं थी, उन्होंने व्यवस्था से मुक्ति पाने का जो है प्रयास करना शुरू कर दिया। तभी मैंने आपको तो एक थोड़ा सा रूप बताया बच्चों। आगे हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो स्टेट्स जो थे 3 तरह के उनकी, और यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के जो सामाजिक कारण, अभी तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, फिर क्रांति का परिणाम क्या हुआ, इनके बारे में तो अभी आपको के लिए समझाया मैंने, ठीक है।